वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं कांट हैं, रूसो हैं या अरस्तु है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रूसो साहब। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये विकल्प सी हो जाएगा करेक्ट। ये प्रकृतवादी थे जो रूसो थे, ये प्रकृतवादी थे। प्रकृतवादी है, शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी या मारिया मांटेसरी। तो इसमें से कौन है जो आदर्शवादी नहीं है? तो ये है मारिया मांटेसरी। हम लोग चले जाएंगे मारिया मांटेसरी के साथ। ये हो जाएंगे मारिया मांटेसरी। ये थी यथार्थवादी, ये यथार्थवादी शिक्षा शास्त्री थी। ठीक है, और प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ये आदर्शवादी थे। मारिया मांटेसरी ये बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्ध करना ही जीवन है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, प्लेटो का, कांट का या अरस्तु का? तो ये कथन है जॉन डीवी साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयोज्य संस्कार होता था गुरुकुल शिक्षा में, बौद्धकालीन शिक्षा में, मुगलकालीन शिक्षा में या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो प्रयोज्य संस्कार है ये बौद्धकालीन शिक्षा से इसका संबंध है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ये बौद्धकालीन शिक्षा हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम चले जाएंगे ये भूगर्भ शास्त्र, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षा आयोजित हुआ 1937, 1986, 1938, 1940। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1937। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, 1937 हो जाएगा। ये जो आयोजित हुआ था अखिल भारतीय सम्मेलन, ये गांधी जी की अध्यक्षता में 1937 में गांधी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मकतब, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें। तो ये थे आपके मदरसे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। इन मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती थी, अरबी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, और आपका फारसी, गणित और
इस्लामी कानून आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? फ्रोबेर, रूसो, गिजुभाई या जॉन डीबी? तो हम चले जाएंगे गिजुभाई के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, परोपकार, सत्यनिष्ठ, क्षमताशीलता उदाहरण है। सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, मानव मूल्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है मानव मूल्य के, हम चले जाएंगे मानव मूल्य के साथ। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय विद्या, ज्ञान, बोध और विनय, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स रूसो, गांधी जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विलियम जेम्स। हम चले जाएंगे विलियम जेम्स के साथ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि अनुभव और व्यवहार को प्राथमिकता दी। इन्होंने किसको प्राथमिकता दी? अनुभव और व्यवहार को। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका? गांधी जी का, टैगोर जी का, गिजुभाई का, जवाहरलाल नेहरू का? तो ये कथन है टैगोर साहब का, हम चले जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिजुभाई बघेला ने बालकों की संज्ञा दी थी। बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक है, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट है, बालक बालिकाएं से श्रेष्ठ है। तो ये स्टेटमेंट है बाल देवो भव, हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धतियां विभाजित की, मॉन्टेस्क्यू, फ्रोबेल, डाल्टन या रूसो? तो ये हो जाएगा आपका मॉन्टेसरी, हम चले जाएंगे मारिया मॉन्टेसरी के साथ, ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2007, 8, 9 या 10? तो ये पारित हुआ था 2009 में, हम चले जाएंगे 2009 के साथ। अब आते अति लघु प्रश्न 1 नंबर के, एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या नीति का उद्देश्य था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये है, भी देख लेते हैं इसको भी। जनसंख्या नीति का उद्देश्य था ए, पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकना, पौधों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य था? यह था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान अर्जित का, मूल्य अर्जित का, निर्माण प्राप्ति या बालिकाओं को शैक्षिक करना। तो इसका जो मूल्य है ये है निर्वाण की प्राप्ति करना। जो वुड डिस्पैच है
प्रकाशित हुआ 1954, 1986, 1854, 1886, 1855, 1864। तो ये था आपका 1854। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब हुआ? 1980, 82, 86, 88। तो ये 86 में लागू हुआ। हम चले जाएंगे 86 के साथ। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। पहला प्रश्न क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है निकट लाना। इसका शाब्दिक अर्थ है निकट लाना। यह एक संस्कार था जो एक व्यक्ति को शिक्षा की प्रक्रिया में प्रवेश दिलाने के लिए किया जाता था, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए। अगला क्वेश्चन, जल संचय की उपयोगिता बताइए। जल संचय से पानी की बचत होती है, सूखे की समस्या में मदद मिलती है, किसानों को जल उपलब्धता में सुविधा होती है, यह पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, सहचर्य अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक है? सहचर्य अवसरों समानता के लिए आवश्यक बिंदु पहला हो जाएगा बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर। अगला हो जाएगा बच्चों के बीच सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का उन्मूलन। अगला हो जाएगा शिक्षा के लिए भौतिक और मानसिक संसाधनों का समान उपलब्धता। अगला क्वेश्चन, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है? पहला हो जाएगा गरीब और परिवार की आर्थिक स्थिति। दूसरा शिक्षा का अभाव। तीसरा हो जाएगा सामाजिक और पारिवारिक दबाव। अगला हो जाएगा बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति को स्पष्ट कीजिए। फ्रोबेल ने बच्चों के खेल को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। उनकी पद्धति में बच्चों स्वाभाविक विकास, अनुभव आधारित शिक्षा और गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया। यह पद्धति विद्यालयों में खेलने और सीखने की प्रक्रिया को प्रमुख बनाती है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था क्या थी? प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था एकेडमी था, जो यह शिक्षा का एक पद्धति केंद्र था जहां प्लेटो और उनके शिष्य शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते थे। प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुणों और दोषों का उल्लेख कीजिए। गुण देख लेते हैं पहले। पहला, ये शिक्षा जो जीवन की समस्याओं से जोड़कर सीखने की प्रक्रिया बनाता है। यह बच्चों के विकास और उनके अनुभव और रुचियों को महत्व देता है। दोष देख लेते हैं इसके। यह केवल व्यवहारिक उद्देश्यों को प्राथमिक देता है और सांस्कृतिक और मानसिक उद्देश्यों को अनदेखी करता है। अगला, कभी कभी इसका ध्यान केवल तात्कालिक परिणामों पर होता है और दीर्घकालिक शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण और विद्यालय की दो भूमिका। विद्यालय बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व तरीकों के बारे में शिक्षा देता है। विद्यालय पर्यावरण जागरूकता फैलाने के विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते हैं। वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन, ये सारे विद्यालय द्वारा आयोजित होते हैं। अगला, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? बुनियादी शिक्षा ये आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। उन्होंने शिक्षा को जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ा और इसे हर किसी के सुलभ बनाने के लिए दिशा में कदम उठाए। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो के क्या मत है? प्लेटो ने स्त्री शिक्षा को पुरुषों के समान महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए ताकि वो समाज में समान रूप से योगदान दे सके। भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। भूमंडलीकरण का अर्थ है देशों, संस्कृतियों और आर्थिक व्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना और एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में विकास। इसमें व्यापार, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में शामिल है। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और सम्मान देना। इसमें शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य, समाज, अन्य क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करना शामिल है।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा का उद्देश्य आम आदमी को आत्मनिर्भर बनाना, समाज में समानता, भाईचारा, समृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति सर्वांगीण विकास का उपकरण माना है। आइए लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। यह व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक साक्षरता और आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और समाज में समानता और विकास को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायता करती है? तो यह एक अधिकार आधारित कानून है जो कि सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बालक जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। यह बालकों को मानसिक शारीरिक विकास के लिए सहायता, क्योंकि इससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है और उन्हें भविष्य को उज्जवल बनाती है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉबल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। फ्रॉबल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बच्चों के भीतर प्राकृतिक रुचियों और क्षमताओं को प्रोत्साहित करना, बच्चों को सक्रिय रूप से शिक्षा में भाग लेने और उनके अनुभव सीखने का मौका देना। बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जीवन के कौशल, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाना। महात्मा गांधी ने इसे शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना है और यह बच्चों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं, बच्चों को सही मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी और समानता के महत्व के बारे में सिखाते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक शिक्षा यह एक संरचित और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो स्कूल और विश्वविद्यालयों के माध्यम से होती है। अनौपचारिक यह जीवन के अनुभव, ज्ञान और मित्र समाज से मिलते हैं जो किसी पाठ्यक्रम का पालन नहीं करते। औपचारिक शिक्षा होती है, ये विद्यालय से प्राप्त होती है, आपकी लाइब्रेरी से प्राप्त होती है। इसका निश्चित समय होता है, निश्चित टाइम होता है, निश्चित स्थान होता है। और जो अनौपचारिक शिक्षा इसका फिक्स टाइम नहीं होता, ये स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण रोकने का उपाय। पहला, वृक्षारोपण करना, हरियाली को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, कचरा प्रबंधन करना, उनका पुनर्चक्र करना, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की निगरानी रखना, शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाना। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। समाज वो समुदाय है जिसमें लोग रहते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। शिक्षा समाज को प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की दिशा दिखाती है, जबकि समाज शिक्षा सामाजिक आवश्यकताओं को अनुसार ढालता है। अगला, मानवीय मूल्यों को संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक विवेचन कीजिए। मानवीय मूल्य जैसे सहानुभूति, दया, ईमानदारी, सम्मान समाज में शांति और विकास लाने के लिए आवश्यक है। वह मूल्य दुनिया भर में अच्छे संबंध स्थापित करने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 4 विशेषताएं बताइए। पहला, शिक्षा का उद्देश्य जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। अगला, बालकों को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला, हर स्तर पर शिक्षा की विस्तार और विविधता को बढ़ावा देना है। अगला, शैक्षिक सामग्री को समाज के विभिन्न वर्गों से समन्वय करना है। तो ये आपके 4 विशेषताएं हो गई। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, अरस्तु का, एडम्स का है या सुकरात का है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है जॉन डीवी का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामवेगिक विकास। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य इसका है सर्वांगीण विकास। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ।
अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फ्रोवेल। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके सुकरात। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या लेखन कला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा बुद्ध या रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो किससे संबंधित है? यह है आपके महात्मा गांधी से। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 11, 22 मार्च या 8 जून को। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? रूसो, ड्यूवी, मॉन्टेसरी या फ्रोबेल ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं विवेकानंद साहब, राधा कृष्णन, गीजूभाई या रूसो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये काफ़ी फेमस बुक है और पेपर में आने के चांसेस इसके हैं भी इस बार। तो ये हो जाएगा आपका गीजूभाई। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। पहला हो जाएगा अनौपचारिक, दूरस्थ, गैर औपचारिक या औपचारिक शिक्षा। तो घर पर जो शिक्षा दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, अनौपचारिक शिक्षा। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फ्रोवेल। स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपका रूसो का। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी, ये प्रकृतिवादी थे। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये है प्रयोजनवाद। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सांख्यवाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित, नियंत्रित या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या उपरोक्त सभी? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा। हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में? शिक्षण के क्षेत्र में, उद्देश्य, पाठ्यक्रम या बालक? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, उद्देश्य। आइए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय, रूसों का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रूसों का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था 28 जून 1712 को। ये हुआ था आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो हम चले जाएं, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वो आधुनिक शिक्षा दर्शन के प्रमुख दार्शनिक में से एक थे। उनकी जो प्रकृतिवाद पर आधारित शिक्षा के सिद्धांतों ने शिक्षण पद्धतियों पर गहरा प्रभाव डाला। तो इनका जन्म हो गया और कहाँ पे हुआ था? ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन का आधार वाक्य है। तो जो ये आपका सत्यम शिवम सुंदरम है, ये आदर्श दर्शन का मूल है। जो आदर्शवाद है उस दर्शन का ये मूल आधार है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है ये सत्य, कल्याण और सौंदर्य के सर्वोच्च मूल्यों की प्राप्ति है। वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? वैश्विक तापमान का अर्थ है पृथ्वी के वातावरण का औसत तापमान जो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण लगातार बढ़ रहा है। यह जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक जो आपदाओं का प्रमुख कारण बन रहा है। मूल्य का अर्थ क्या है? किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। मूल्य का अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार और निर्माण को निर्देशित करने वाले आदर्श है। जो परिभाषा है यह टाइलर की है। वो कहते हैं मूल्य वह आदर्श हैं जो मानव आचरण को प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि चारों ओर, दूसरा हो जाएगा आवरण। इसका मतलब है सब कुछ जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, वनस्पति। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसे जनसंख्या से संबंधित समस्याओं समाधान पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का जो अर्थ है कि सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिससे लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति आदि बाधा न बने, ये सभी के लिए उपलब्ध हो सके। बौद्ध शिक्षा क्या है? बौद्ध शिक्षा का आधार अहिंसा, ज्ञान, नैतिकता और आत्मज्ञान है। यह व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर केंद्रित है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो पहला ज्ञान और कौशल का विकास करना, दूसरा नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करना, तीसरा व्यक्ति का समग्र विकास करना, समाज में रचनात्मक योगदान देना। औपचारिक शिक्षा की एक विशेषता है, बताइए। औपचारिक शिक्षा व्यवस्थित है, संरचित होती है, जिसे किसी संस्थान, कॉलेज, विद्यालय में दी जाती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। जैसे परिवार होगा, समाज, शिक्षक, पाठ्यक्रम और सह पाठ्य गतिविधियां जो एक्टिविटीज होती हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंचार के 4 साधनों के नाम बताइए। पहला हो गया टेलीविजन, दूसरा हो गया रेडियो, इंटरनेट और समाचार पत्र। प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए उनके प्रकार के नाम बताइए। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण
में हानिकारक तत्वों का प्रवेश इसके प्रकार हो गया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। टैगोर की किस धारणा में विश्वास था? टैगोर जी प्रकृतिवाद जो प्राकृतिक थे, मानवतावाद और शिक्षा में विश्वास रखते थे। जो उनका मानना था कि जो बालक है, बालक को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखना चाहिए। अगला देख लेते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। शिक्षा जो प्रकृतिवाद ने शिक्षा को बालक केंद्रित बनाया है, इनके अनुसार जो शिक्षा होती है प्रकृति के नियमों का अनुरूप होनी चाहिए, जैसे प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया जाना चाहिए। अगला, पाठ्यक्रम में विज्ञान का पढ़ाया जाना चाहिए, भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए और पर्यावरणीय अध्ययन को महत्व दिया जाना चाहिए। अगला, शिक्षण विधि को अनुभव आधारित और प्रायोगिक बनाया जाना चाहिए, रटन पद्धति नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है? पहला, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए। अगला, बालक केंद्रित शिक्षण विधियाँ, विद्यालय में सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण हो चाहिए, माहौल अच्छा बनना चाहिए। अगला, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन का मतलब है पृथ्वी के औसत मौसम पैटर्न में बदलाव। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, वनों की कटाई और औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। शिक्षा के जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। जनसंचार के माध्यम से शिक्षा सुलभ और व्यापक हो गई है। ऑनलाइन शिक्षण ने दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया है। जनसंख्या, सामाजिक जागरूकता और मूल्य आधारित शिक्षा का प्रसार करता है। प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? प्रकृतिवाद में जो पाठ्यक्रम होगा वो अनुभवात्मक हो, बालक की रुचि के अनुसार हो। इनमें पर्यावरण अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान को प्रमुखता दी जाएगी या दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। समाज शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम और विधियाँ निर्धारित करता है। यह बच्चों को सामाजिक मूल्य, परंपराओं, संस्कारों से परिचित कराता है और समाज शिक्षा के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीय एकता, सामूहिकता का विकास करता है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहला, जल जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है, बिना जल के तो जीवन संभव नहीं। अगला, इसकी कमी से कृषि नहीं हो सकती, उद्योग सारे इसी पर टिके हुए हैं। घरेलू कार्यों को प्रभावित करता है। जल का जो संरक्षण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। मॉन्टेसरी पद्धति बालक केंद्रित होती है, स्वाभाविक शिक्षा पर बल देती है। इसके जो प्रमुख सिद्धांत है, बच्चों की स्वतंत्रता, शिक्षा सामग्री का प्रयोग होता है, बालक के सीखने की गति का सम्मान किया जाता है। अब प्रत्येक बालक बहुत तेज नहीं सीखता, कुछ बालक तेज सीखते हैं, कुछ बालक धीमा सीखते हैं। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक शिक्षा जो होती है ये विद्यालय आधारित होती है और व्यवस्थित होती है, संरचित और व्यवस्थित होती है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है स्वतः होती है और अनियमित होती है, जैसे परिवार द्वारा शिक्षा होती है, समाज द्वारा शिक्षा होती है, दोस्तों से शिक्षा होती है। तो इसका कोई निश्चित फिक्स टाइम नहीं होता है, ना कोई सिलेबस होता है, इसका निश्चित टाइम भी होता है। ठीक है। अगला हो जाएगा, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है? समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला, सभी वर्गों के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका? एडम्स का, जॉन डीवी का, फ्रोबेल का, सुकरात महोदय का। तो जो स्टेटमेंट है ये किसका है? ये है एडम्स का। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ।
अगला कथन, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था, उपनयन था, उपसंपदा, प्रवज्या, समापवर्तन। कौन सा संस्कार होता था? तो ये होता था आपका उपनयन संस्कार। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। निर्वाण को प्राप्ति, ये उद्देश्य था। अष्टांग योग का पालन, दुखों का विनाश, कर्म कांडों की प्रधानता। कौन सा कारण था? कौन सा कारण नहीं था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कर्म कांडों की प्रधानता। कर्म कांड की प्रधानता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या अप्रत्यक्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो विद्यालय में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका? प्लेटो का, हान का है, हैंडरसन का है या स्वामी विवेकानंद का है? तो स्टेटमेंट किसका है? तो ये है विवेकानंद साहब का। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल की रचना किसने की? रूसो, ड्यूवी, प्लेटो या फ्रोवेल? तो ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है रूसो की। अगला क्वेश्चन, समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, व्यक्ति, विद्यालय, सामाजिक संस्था है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगा परिवार। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है दरस, कुतुब, दर्शन या दृश्यते से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मदरसा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है दरस से। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? मुदालियर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी, सैंडलर? तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बाल देवोभव कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, गिजुभाई या महात्मा गांधी? तो ये किसका है? ये है गिजुभाई। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अखिल भारतीय वर्धा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1937, 23 मई 1937, 15 अगस्त 1937, 14 अगस्त 1936। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 23 अक्टूबर 1937। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहर, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था, यह कथन किसका है? सीले का, वायड का, अब्राहम लिंकन का, महात्मा गांधी का? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जून, 11 जून या 6 जून? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? 45, 46, 47 या 44? तो ये है ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 45। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। पहला 16वां क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस प्रकार? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला शिक्षक होता है, पहला शिक्षक हो जाएगा, दूसरा विद्यार्थी हो जाएगा, और तीसरा हो गया पाठ्यवस्तु, विषय या सिलेबस, ठीक, पाठ्यक्रम हो जाएगा तीसरा। शिक्षक क्या है? ज्ञान प्रदान करने वाला होता है, और छात्र जो स्टूडेंट होता है ज्ञान को ग्रहण करने वाला, और जिस पर शिक्षा दी जाती है, तीनों पक्ष मिलकर प्रक्रिया पूरी करते हैं। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा वो शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच शारीरिक दूरी होती है। ये इंटरनेट, रेडियो, टीवी, मेल के माध्यम से होती है। शिक्षा उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाह जो रस्म है किसी धार्मिक या सांस्कृतिक क्रिया को पूर्ण करने से पहले बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण कराना, जो इस क्रिया को शुभ और मंगल बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा जो बिस्मिल्लाह रस्म होती है, ये प्रवेश की एक प्रक्रिया होती है। जब बालक मुस्लिम जो विद्यालय हैं, जब मुस्लिम जो शिक्षण संस्थान है, जब उसमें प्रवेश दिया जाता है, जब बालक की उम्र 4 वर्ष 4 मंथ और 4 जो दिन होता है, जब होता है तो उसको प्रवेश के लिए बिस्मिल्लाह ये रस्म कराई जाती है। ये रस्म कराई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो मौलवी साहब होते हैं वो कुरान शरीफ की जो कुछ आयतें होती हैं, उन आयतों को दोहराने के लिए कहता है। बच्चा छोटा होता है तो कभी कभी क्या होता है कि उन आयतों को दोहरा नहीं पाता है, तो केवल बिस्मिल्लाह शब्द बोल देता है, तो क्या हो जाता है कि उनका प्रवेश सुनिश्चित हो जाता है, जो उनके प्राथमिक शिक्षा के अंदर है, मकतब में, ठीक है। तो इस प्रकार बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध प्रवेश से भी होता है, मेनली प्रवेश से होता है, जो प्राथमिक शिक्षण केंद्र है इस्लामिक के। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? निषेधात्मक शिक्षा क्या है? निषेधात्मक जो शिक्षा है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें नकारात्मक पक्षों जैसे गलत आदतों, गलत व्यवहार को खत्म करने पर जोर दिया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को जीवन को बेहतर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया जा सके। विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय को समाज का लघु रूप इस कारण कहा जाता है कि यहाँ पर विद्यार्थियों को समाज में होने वाली सभी गतिविधियों, आदर्श और नैतिकताओं का अभ्यास कराया जाता है। यह एक छोटे समाज के रूप में काम करता है, जहाँ विद्यार्थियों को एक दूसरे से सीखने, समाज में योगदान देने के लिए तैयार होते हैं। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो ने क्या मत है? प्लेटो ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कहा स्त्रियां भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं, उन्हें समाज को जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा क्या है? जनसंख्या शिक्षा वो शिक्षा है जो लोगों को जनसंख्या वृद्धि, इसके प्रभाव, संसाधनों का उपयोग, पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक करती है। भूमंडलीयकरण की परिभाषा कीजिए, परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। ये भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से व्यापार, संस्कृति और सूचनाओं के माध्यम से जुड़ते हैं। यह वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से? तो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट, समाचार पत्र, सोशल मीडिया। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का क्या अर्थ है? शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का मतलब है हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी
भी जाति का हो, लिंग का हो, सामाजिक संस्था स्थिति का हो, दशा उसकी जो भी हो, शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर उसे मिलना चाहिए। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का मतलब है पुरुष और महिलाओं के बीच समान अवसर हो, अधिकार हो, संसाधन हो की उपलब्धता, जिसका उद्देश्य समाज में लिंग आधारित भेदभाव जो है वो समाप्त किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा वो शिक्षा है जो समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने, उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दी जाती है। ये विशेष रूप से गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए होती है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? तो कौन है प्रोजेक्ट जो शिक्षण विधि के जो मूल जन्मदाता हैं? ये जॉन डीवी साहब हैं। शिक्षण के वास्तविक जीवन में समस्या को जोड़ कर सीखने की प्रेरित करती हैं। मगर बाद में इसको जब ज़्यादा फेमस किसने किया है, इस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया, वो किया है किलपैट्रिक साहब ने। तो अब दोनों सही है। आप जन्मदाता जो मूल जन्मदाता है, बेसिक जो काम किया है वो जॉन डीवी साहब ने किया है, मगर सबसे ज़्यादा काम इस पर किलपैट्रिक साहब ने किया है। तो दोनों में से आप कुछ भी कर दीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 प्रतिवेदन का शीर्ष अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 प्रतिवेदन का शीर्षक था कोठारी कमीशन रिपोर्ट। इसके अध्यक्ष कोठारी जी थे, शीर्षक और अध्यक्ष। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके प्राकृतिक गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार विकसित करती है। इसमें विद्यालयों को उनके स्वाभाविक परिवेश में सीखने का अवसर मिलता है। अब आते हैं लघुत्तरीय पे। शिक्षा का हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? अरस्तू के, विवेकानंद के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, महात्मा गांधी के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, स्वामी विवेकानंद। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को, WHO, यूनिडो, यूनिसेफ। तो ये है यूनेस्को। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, दिवा स्वप्न के लेखक हैं गांधी जी, गिजुभाई, टैगोर या राधा कृष्णन साहब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गिजुभाई। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम है वैदिक कालीन शिक्षा में, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन, मध्यकालीन शिक्षा में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। तो हम पे रह जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, मुदालिया आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, उपरोक्त सभी से। तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति के अंदर प्रफुल्लित होती है यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन है फ्रोबेल, मॉन्टेस्क्यू, रूसो या प्लेटो का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रूसो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे रूसो के साथ। अगला, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकॉले, ग्रांट, विलियम या वुड को। विलियम ग्रांट। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थल, बाल उद्यान, बच्चों का कमरा।
तो बाल उद्यान हम चले जाएंगे ऑप्शन सी। अगला, गिजुभाई शिक्षा को मानते थे पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित? तो ये मानते थे बाल केंद्रित, हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। महिला सामाख्या योजना कब लागू हुई? 1992, 1988, 1995, 1989? तो ये 1989 में लागू है, हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला, मूल्य वो है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका है? पार्सन्स का, काने का, महात्मा गांधी का, अर्बन का? तो ये है अर्बन का, हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा का, पेट्रोलियम का, कोयला का, प्राकृतिक गैस का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये सौर ऊर्जा का, हम चले जाएंगे सौर ऊर्जा के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनुवाद शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का केस है, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 22, 23? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21A, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास? तो ये आत्मानुभूति, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्रकृतिवाद किस प्रकार का अनुशासन की बात करते हैं? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, सामाजिक? तो ये बात करता है मुक्त्यात्मक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र बताइए। तो नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया। मूल्यप्रद शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सहानुभूति और समाज के प्रति जिम्मेदार का विकास करना। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड ने द्वारा या 1854 में प्रस्तुत इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा प्रणाली की शिक्षा और नीति को निर्धारित किया। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? उपनयन संस्कार वो हिंदू रीत है जिसके द्वारा एक बालक को विद्या अध्ययन की शुरुआत का अधिकार प्राप्त होता है। अगला, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में घोषित की गई। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया मैकाले ने। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत, जिसे अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कहा जाता है, मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेटो की एक प्रमुख रचना का नाम? तो द रिपब्लिक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला हो जाएगा पिछड़ी और गरीब लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, लड़कियों का समान अवसर और अधिकार देना। यह विद्यालय लड़कियों के बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन कौन सी संस्थाएं तय करती है? भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक शिक्षा परिषद ये NCTE तय करती है। शिक्षा एक परिभाषा दीजिए। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्य का बोध कराया जाता है, जिससे उसका मानसिक सामाजिक विकास होता है। शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं, देखिए, पहला हो जाए व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास करना। अगला, समाज के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का विकास करना। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? ड्रॉप आउट बालक वो बालक है जो किसी कारणवश शिक्षा संस्थान के बीच में ही छोड़ देता है और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन, तो एक असहयोग 1920
भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय, वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जंगलों का संरक्षण करना चाहिए, जल स्रोतों का संरक्षण और जल पुनर्चक्रण करना चाहिए। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों का नाम बताइए। ईमानदारी होगा, सहानुभूति, साहस, जिम्मेदारी। लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। मारियो मॉन्टेसी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए। बच्चों को प्राकृतिक विकास को प्रोत्साहन करना। अगला, स्वतंत्र और जिम्मेदारी का संतुलन। अगला, स्वाभाविक रूप से बच्चों के मन में सीखने की प्रक्रिया को विकसित करना। अगला, बच्चों को स्वनिर्देशन और सक्रिय रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? पहला, शिक्षा का अपर्याप्त स्तर। अगला, शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षण की कमी, बालकों के उचित संसाधनों का अभाव, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जो शिक्षा को पहुंच को प्रभावित करती हैं। अगला देख लेते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। यह शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी को दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा में शिक्षा दी जाती थी, ये नैतिक शिक्षा के साथ जुड़ी होती थी। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के प्रभावी क्षेत्र राज्य के प्रमुख कार्य जैसे सभी नागरिकों का समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला, राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा का सुलभ और समावेश अवसर सभी को मिले, विशेष रूप से कमजोर वर्ग को। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक सिद्धांतों की तुलना कीजिए। आदर्शवाद का उद्देश्य आत्मज्ञान और आंतरिक सच्चाई की खोज करना है, जबकि प्रकृतिवाद का उद्देश्य बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण से जोड़कर उनका स्वाभाविक विकास करना। आदर्शवाद में शिक्षा शास्त्र अधिक अकादमिक और विचारशील होता है, जबकि प्रकृतिवाद में जीवन अनुभव के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य को पूरित किया जाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं, बल्कि ये जीवन भर सीखने की प्रक्रिया है, जिससे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का समावेश होता है। हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हंटर कमीशन ने 1882 में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया। अगला, इसमें प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए योजनाएं बनाने की सिफारिश की। शांति निकेतन की स्थापना का उद्देश्य। शांति निकेतन की स्थापना को भारत में एक नई शिक्षा पद्धति का प्रचार करना था, जो प्रकृति, कला, संस्कृति के बीच संतुलन को बढ़ावा दे। मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए। मृदा वृक्षारोपण और घास का संरक्षण, जल संचयन और सिंचाई तकनीकों का सुधार, मृदा के कटाव को रोकने के लिए एरोजन नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग। बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणना करने की बुनियादी कौशल प्रदान करना, ताकि वे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। यह शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों में सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास को भी ध्यान देती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।